ऑलराइट गाइस, वेलकम टू जेईई बाई एक्यूमेन। एक्यूमेन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मुझे एक्यूमेन गेट एकेडमी चैनल पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं GWRDC क्लास 3 में जो AAE की वैकेंसी थी, आसान भाषा में जूनियर इंजीनियर लेवल की जो वैकेंसी थी, जिसको हम गुजरात में AAE के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लास 3 की वैकेंसीज होती हैं, इसका पेपर हुआ था। आज के इस सेशन में हम फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो क्वेश्चंस आए थे सिविल इंजीनियरिंग में, उनके बारे में बात करेंगे। उन क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको इस वीडियो में उनको सॉल्व करेंगे, उसके पीछे की बात करेंगे। ठीक है, आइए बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। बोलता है अ फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ओके, सो कौन से फ्लूइड में डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जो होती है, आपका जो शियर स्ट्रेस होती है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये किसकी परिभाषा है, किसकी डेफिनेशन है? ये न्यूटोनियन फ्लूइड की डेफिनेशन है। तो क्या ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो गया। सीधा सीधा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप सब लोगों ने सही कर लिया होगा। बर्नौलीज थ्योरम डील विद द कंजर्वेशन ऑफ, किसके कंजर्वेशन को बर्नौली इक्वेशन डील करता है? एनर्जी की कंजर्वेशन की बात करता है। मास के कंजर्वेशन की बात क्या कौन करता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन मास के कंजर्वेशन की बात करती है। ठीक है, सो क्या ऑप्शन बनना चाहिए? ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट। ठीक है, सेकंड पे, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप मीन्स, तो जब हम मॉडल एंड प्रोटोटाइप करते हैं, कौन से चैप्टर की बात हो रही है? डायमेंशनल एनालिसिस की बात हो रही है, जिसमें आप डायमेंशनलेस नंबर्स की बात करते हो, रेनॉल्ड नंबर की बात करते हो, फ्राउड नंबर की बात करते हो। उसमें डायनामिक सिमिलैरिटी, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी, इन सब की बात होती है। तो ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी क्या बात करती है? ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप मीन्स सिमिलैरिटी ऑफ लीनियर डायमेंशंस। डायमेंशंस की सिमिलैरिटी की बात कौन करता है? ज्योमेट्रिक मॉडलिंग करती है, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द बाउंड्री लेयर इन फ्लूइड मैकेनिक्स? बाउंड्री लेयर थ्योरी का क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। बात करते हैं, कहता है द रीजन ऑफ फ्लूइड फ्लो फारदेस्ट फ्रॉम द सॉलिड बाउंड्री वेयर द फ्लो इज यूनिफॉर्म। ये तो नहीं होता है। बाउंड्री लेयर कहाँ फॉर्म होती है? हमारे प्लेट के बिल्कुल नजदीक में, बिल्कुल एडजेसेंट में फॉर्म होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? द थिन रीजन एडजेसेंट टू सॉलिड बाउंड्री वेयर द इफेक्ट्स ऑफ विस्कोसिटी आर सिग्निफिकेंट। ये ठीक लग रहा है ना? क्या होता है भाई, बाउंड्री लेयर क्या होती है? आपकी प्लेट है, प्लेट के पास आपका इस तरीके से कुछ रीजन बन जाता है, लेमिनार बाउंड्री और टर्बुलेंट बाउंड्री मिलाकर के, जो बहुत करीब होता है इस प्लेट के, नो स्लिप कंडीशन की वजह से ये आता है। और इस रीजन में, बाउंड्री लेयर रीजन में, आपकी जो शियर स्ट्रेसेस होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है। तो इस रीजन में बर्नौली इक्वेशन वैलिड नहीं मानी जाती है, बर्नौली थ्योरी को वैलिड नहीं मानते हैं, आप जानते होंगे। तो दूसरा सही रख रहा है। द रीजन इन अ फ्लूइड फ्लो वेयर द फ्लो वेलोसिटी इज एट इट्स मैक्सिमम, गलत हो गया, ये नहीं होता है। द एरिया इन फ्लूइड फ्लो वेयर द प्रेशर इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो सेकंड इसका ऑप्शन एकदम सही बैठ रहा है। आइए, बोलता है इन एन ओपन चैनल फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। सो कई बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है, क्या होता है? द क्रॉस सेक्शन एरिया शुड बी मैक्सिमम, द डिस्चार्ज शुड बी मैक्सिमम, द पैरामीटर शुड बी मिनिमम फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, हम सब जानते हैं ओपन चैनल फ्लो में इस तरीके की बात होती है, द पैरामीटर शुड बी मिनिमम फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फ्लूइड विच इज आउटसाइड द बाउंड्री लेयर? तो बाउंड्री लेयर के बाहर क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो माना जाता है, शियर स्ट्रेस जीरो माने जाते हैं। एग्जैक्टली जीरो नहीं माना जाता है, आप कहोगे सर जीरो थोड़ी ना मानते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नेग्लिजिबल मानते हैं, है ना भाई। आप बाउंड्री लेयर रीजन के बाहर बर्नौली इक्वेशन का यूज करते हो, बिल्कुल करते हैं। वहां पे आप फ्लूइड को क्या मानते हो? बर्नौली इक्वेशन का अजम्पशन क्या है? द फ्लूइड इज आइडियल। ठीक है, आइडियल फ्लो। तो आइडियल फ्लो मतलब आपका शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के इफेक्ट नेग्लिजिबल होते हैं। शियर स्ट्रेस में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक होता है आपका शियर स्ट्रेस। तो खैर डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो, शियर स्ट्रेस जीरो, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपका आंसर हो गया। आइए, इन द ओपन चैनल फ्लो क्रिटिकल डेप्थ इज डिफाइंड एज द डेप्थ ऑफ वाटर एट विच द स्पेसिफिक एनर्जी। तो बाय डेफिनेशन क्या होता है? एट विच द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ पावर डेवलप बाय द रनर ऑफ अ टरबाइन टू द पावर सप्लाइड बाय द वाटर एट द इनलेट ऑफ टरबाइन इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है कि भाई आपका रनर पे कितना पावर डेवलप हुआ, ठीक है, क्या होती है रनर पावर। अगर आप हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की बात करें तो क्या फॉर्मूला है? रनर पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर। तो रनर पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर क्या हो गई? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हो गई। आइए, जेट रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो। तो जेट रेशियो क्या होता है? कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है, जहां कैपिटल डी क्या होता है? वैसे तो डाया ऑफ बकेट होता है, लेकिन यहां पिच डायमीटर टू डायमीटर ऑफ द जेट, स्मॉल डी क्या होता है? डायमीटर ऑफ द जेट, है ना, बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेनस्टॉक? पेनस्टॉक क्या होता है? जो हमारा संप होता है, जहां पे हमारा ये कहां पे लगा होता है? ये आपकी पेल्टन व्हील में लगा होता है, पेल्टन टरबाइन में लगा होता है। पेल्टन टरबाइन में क्या होता है? हाई हेड होता है। तो हाई हेड से जो लिक्विड को, वाटर को कैरी करके वो पाइप जो रनर तक लेकर के जाती है, बकेट तक लेकर के जाती है, उसको पेनस्टॉक कहते हैं। तो क्या काम है? टू स्टोर, स्टोर तो करता ही नहीं है। टू मेजर, मेजर करेगा क्या? ठीक है, मेजर थोड़ी ना करता है, कोई वेंचुरी मीटर थोड़ी है, ठीक है। फिर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर टू द टरबाइन बाय रेगुलेटिंग इट्स स्पीड एंड प्रेशर, ये ठीक जान पड़ रहा है, ठीक है। टू डिसिपेट एक्सेस एनर्जी, एक्सेस एनर्जी तो डिसिपेट करने का कोई फायदा है? टरबाइन में जाने से पहले ही एनर्जी को डिसिपेट कर दोगे तो बेचारा टरबाइन कैसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो क्या काम करता है ये? इसकी वेलोसिटी को, इसके डायमेंशन से आप वेलोसिटी वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन सी बैठ रहा है। याद रखिए, जब भी क्वेश्चंस में ऑप्शन होता है तो वी नीड टू सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। उनमें से गिवन ऑप्शंस में से जो सबसे बेस्ट होता है वो हमारा आंसर होता है। Which of the following statement is true for Prandtl mixing length? ठीक है, बाउंड्री लेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मिला, it is that distance between two layers in the transverse direction such that lumps of fluid particles from one layer could reach the other layer and the particles are mixed in the other layer in such a way that the momentum of the particle in the direction of x is same। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, बाय द डेफिनेशन है। इट इज जीरो एट द पाइप वॉल, ये भी बिल्कुल सही बात है। सो क्या ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया। प्रेंटल मिक्सिंग लेंथ की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो आपको एग्जैक्टली यही डेफिनेशन देखने को मिलेगी। आपने पढ़ी होगी, याद की होगी। अभी अगर आप गूगल पे लिख दो प्रेंटल मिक्सिंग लेंथ तो पहला ऑप्शन तो आपको उसका क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा गूगल पे आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगी, ठीक है, ये डेफिनेशन ही है इसकी। दूसरा, इट इज जीरो एट द पाइप वेल, पाइप वेल पे ही जीरो होता है। नाउ कैविटेशन, कैविटेशन किस वजह से होता है? लो प्रेशर की वजह से होता है। तो क्या ऑप्शन बना? ए ऑप्शन बना। कैसे था कैविटेशन? क्या होता है भाई? कभी भी फ्लो के दौरान अगर प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? बॉइलिंग की कंडीशन आ जाती है। जैसे ही बॉइलिंग की आपकी कंडीशन आती है दोस्तों, है ना, क्या होता है? बबल फॉर्म हो जाते हैं। फ्लो के दौरान ये बबल जब आगे जाते हैं, प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? ये बबल बर्स्ट करते हैं। जब ये बबल बर्स्ट करते हैं तो एनर्जी को डिसिपेट करते हैं। ये जो एनर्जी डिसिपेट होती है ये कहाँ जाती है? ये एनर्जी जो डिसिपेट होती है इसका कुछ हिस्सा जाता है हमारे, कुछ हिस्सा जाता है दोस्तों हमारे पाइप के वॉल पे। और ये जो पाइप के वॉल है उस पे क्या होता है? ये पिटिंग एक्शन कर देता है। पिटिंग एक्शन कर देता है मतलब क्या है? कुछ वहां से मटेरियल रिमूव कर देता है। इसीलिए जो पुरानी लोहे की पाइप होती है उसमें आपको खड्डे खड्डे से नजर आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक रफ सरफेस नजर आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये किस पे? कैविटेशन किस पे हुआ? ये हुआ लो प्रेशर वेपर प्रेशर का फिनोमेना। नाउ विद रिस्पेक्ट टू पाइप फ्लो, व्हाट इज मेंट बाय वाटर हैमर? वाटर हैमर से क्या मतलब है? So a shock wave in a pipe caused by sudden change in water flow such as quick closing of the wall, ये बिल्कुल सही बात है। The negative pressure created in a pipe due to the removal of water from the drain walls, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। So पहला वाला सही है, यानी क्या हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया। आइए अब बोलते हैं ना, पाइप नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्चार्जेस अराउंड ईच एलिमेंट्री सर्किट मस्ट बी जीरो, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। The algebraic sum होगा, the algebraic sum of the drop in piezometer head around each elementary circuit is zero, ये पाइप नेटवर्क की बेसिक कंडीशन है, ठीक है। पीजोमेट्रिक हेड जो होता है वो क्या होना चाहिए? उसका जो द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ड्रॉप इन पीजोमेट्रिक हेड अराउंड ईच एलिमेंट्री सर्किट मस्ट बी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है।
आइए, पीजोमेट्रिक हेड किसका किसका सम होता है? डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड का सम होता है P बाई रो जी इज इक्वल टू P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड। तो P बाई रो जी प्लस जेड वाला हिस्सा पीजोमेट्रिक एनर्जी पीजोमेट्रिक हेड को दर्शाता है, ठीक है। सो क्या हो गया, 1 and 2 हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए ऑप्शन मैच कर रहा है। What is the modulus of rigidity also known as? Modulus of rigidity, अब सॉम के क्वेश्चन शुरू हो गए। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है? G है। G को अपन दूसरे किस नाम से जानते हैं? खांसी के लिए माफी, किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं इसको शेयर मॉडुलस के नाम से। तो ये क्या है? ये शेयर मॉडुलस भी है। Which of the following is an example of statically determinate structure? सो स्टैटिकली डिटर्मिनेट क्या होता है और इनडिटर्मिनेट क्या होता है? स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो यूजफुल स्टैटिकल बैलेंसिंग इक्वेशन के बराबर होते हैं, ठीक है। और जिसमें ऐसा नहीं होता वो इनडिटर्मिनेट होता है, मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन जो है वो यूजफुल इक्वेशन से जब ज्यादा हो जाए, यानी यूजफुल इक्वेशन बैलेंसिंग इक्वेशन को सॉल्व करके जब आप ये ना निकाल पाओ रिएक्शन, तो ऐसे कंडीशन को आप इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। आइए, कैंटिलीवर बीम विद 1 इंटरनल हिंज, दूसरा प्रॉप कैंटिलीवर बीम विद 1 इंटरनल हिंज। तो ये बिल्कुल सही हो गया, प्रॉप कैंटिलीवर बीम विद 1 इंटरनल हिंज, ठीक है। आपका अगर प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है तो एक इंटरनल हिंज है, तो तीसरा इक्वेशन आपको मिल जाता है। और ये प्रॉप कैंटिलीवर बीम क्या होती है? ये होती है प्रॉप कैंटिलीवर बीम, है ना, जिसके एक एंड पे कोई सपोर्ट हो। अगर इसमें बीच में कहीं हिंज लग जाता है तो आप इसको स्टैटिकल बैलेंसिंग इक्वेशन की मदद से ही सॉल्व कर लेते हो। तो ये बी ऑप्शन हो गया। What is the relationship between the shear force and the rate of change of bending moment, that is dm by dx? तो shear force क्या होती है? shear force dm by dx के बराबर होती है। तो shear force का क्या ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया, सीधा सीधा। In structural analysis, principle of superposition is mostly used for. Superposition क्या होती है? कहाँ यूज होती है? डिफ्लेक्शन में यूज होती है। मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये W लग रहा है, ये M लग रहा है, आपसे कहे भैया कि पॉइंट A का डिफ्लेक्शन निकाल लो, तो इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन क्या होता है? WLQ/3I, मतलब W की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा प्लस मोमेंट की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा, इसी को आप सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं। चलो ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी दिख रहा है, डिटरमाइनिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम अंडर मल्टीपल लोड। बहुत ही आसान। इन अ ट्रस व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मेंबर? ट्रसेस क्या होती है? ट्रसेस में जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर कैसी फोर्स जाती है? एक्सियल। ट्रस हमेशा टेंशन या कंप्रेशन में होता है, उसी को आप बाय डेफिनेशन ऑफ द ट्रस आप ये बात जानते हैं। मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन पूरा यही करते हैं। अब लो फिर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्वेश्चन बनाने वाले भी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट पे पूछ लिया, डिटर्मिनेट पे भी पूछ लिया, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर? इट हैज मोर सपोर्ट रिएक्शन देन द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल। सीधा सीधा यही है, अभी बात हुई। तो इसमें क्या है? इसमें रिएक्शन, मोर सपोर्ट रिएक्शन जब ज्यादा होते हैं हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, आप उसको क्या बोल देते हो? आप उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। तो ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन? तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन? तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? पहले तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो a k स्क्वायर होता है। तो I क्या हो गया? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो π/4, सो इसको अपन ऐसा लिख लें क्योंकि रेडियस के टर्म में पूछा है, तो पाई r स्क्वायर, है ना, k स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब हमें स्टैंडर्ड क्या पता है कि सर ये होता है π/64 d⁴, और d कितना होता है? d होता है हमारा 2 टाइम्स r, यानी ये कितना हो गया? ये हो गया पाई। अभी 16/64 यानी कितना हो गया? ये हो गया r/4 हो गया यहाँ से, मतलब r⁴/4 हो गया। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? पाई r स्क्वायर r/2 होल ऑफ स्क्वायर। कंपेयर करिए जरा, इसको एक इक्वेशन 1 पकड़ लीजिए, इसको इक्वेशन 2 पकड़ लीजिए, कंपेयर करिए तो k और k इज इक्वल टू कितना बन रहा है? r/2 बन रहा है। तो क्या ऑप्शन हो गया जी? बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। वेरी वेरी इजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच प्रिंसिपल स्टेट दैट द टोटल इंटरनल वर्क डन बाय स्ट्रेसेस विद इन अ बॉडी इन मोशन इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द बॉडी एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो गया, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्या है ये? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है।
Next question, deflection of a beam under a concentrated load at a midpoint of a simply supported beam. Standard formula है WL cube upon 48 EI. Simply supported beam सेंटर पे लोडेड होती है तो क्या डिफ्लेक्शन बनता है? WL cube upon 48 EI बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैटिकली डिटरमिन. अरे भाई तीसरा क्वेश्चन मिला. इट कैन हैव द रिडंडेंट सपोर्ट, इट रिक्वायर्स एडिशनल इक्वेशन beyond static, it is always unstable under the loading, it has a unique solution for support reaction and member forces. So statically determinate structure क्या होते हैं? जिसमें आप reactions निकाल सकते हो और हर force पे, हर member पे forces निकाल सकते हो, उसको आप statical determinate structures बोलते हैं. Which of the following statement is true about a beam subjected to bending moment? सो कोई बीम अगर बेंड होती है, कोई बीम अगर बेंडिंग मोमेंट पे सब्जेक्टेड होती है, सो द एक्सट्रीम फाइबर्स आर ईदर इन टेंशन और कंप्रेशन. ठीक है भाई, कोई चीज बेंड होती है तो इस तरीके से बेंड होती है. अगर ऊपर की लेयर टेंशन में है तो नीचे की लेयर कंप्रेशन में होगी और वैसे वर्सा. मतलब या तो बेंड हो सकती है तो ऐसे बेंड हो सकती है कि ऊपर कंप्रेशन में है तो नीचे टेंशन में होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. तो क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अफेक्ट करता है? टेम्परेचर अफेक्ट करता है? नहीं करता है ना. तो आपका किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ जो होता है वो टेम्परेचर पे 100% डिपेंड करता है. तो क्या हो गया? ये बी ऑप्शन हो गया. ठीक है. व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट अलाउ इट टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन डिफॉर्म्ड इलास्टिकली. ठीक है, एंड रिलीज इट. तो इलास्टिक लिमिट में बात हो रही है तो इसको आप क्या कहोगे? रेजिलियंस कहोगे. टफनेस, रेजिलियंस, ये सब स्ट्रेन एनर्जी इसकी फॉर्म होती है. टफनेस क्या होती है कि अप टू फ्रैक्चर कितनी एनर्जी स्टोर हुई, और रेजिलियंस क्या होता है? अप टू इलास्टिक लिमिट कितनी स्टोर हुई. तो रेजिलियंस हो गया ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडोमिनेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडोमिनेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम. तो बीम का डिफ्लेक्शन को कौन डिपेंड करता है? तो जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है ना, ये विच ऑफ द प्रीडोमिनेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम. तो वैसे तो देखा जाए तो इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा कर लेते हैं. देखिए, अगर बीम की बात करें तो WL क्यूब अपॉन 3EI. तो सबसे ज्यादा क्या डिपेंड कर रहा है? लेंथ कर रहा है, क्योंकि L क्यूब है भाई. शेयर मॉडुलस इलास्टिक प्रॉपर्टी तो करती है लेकिन लेंथ भी तो करती है. तो L क्यूब सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो L क्यूब हो गया. A steel rod of length 4 meters and 20 mm cross 20 mm cross section is subjected to a tensile force of 10 kilonewton. What is the change in length experienced by the rod? Assume Young's modulus as 2 into 10 to the power 5. तो क्या करें भैया? डेल्टा इज इक्वल टू PL अपॉन AE हमको पता है. सो P कितना दिया हुआ है? 10 किलो न्यूटन. 10 इंटू 10 टू द पावर 3. लेंथ कितना दिया है? 4 मीटर, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन एरिया कितना है? ये है 20 इंटू 20, राइट. और यंग्स मॉडुलस कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर 5. तो ये यूनिट बेस हो गई, ये मेगा पास्कल होगा. ठीक है. तो यहां से अब आप देख ले क्या बन रहा है. तो देखो, ऊपर के जीरो गिनो 4 3 7, नीचे की जीरो गिनो 4 3 7. तो 4/8 आ रहा है. 4/8 यानी 1/2, 1/2 mm. सो ये हो गया सी ऑप्शन. बोलता है, a beam with a rectangular having width 100 mm and height 200 mm is subjected to a bending moment of 5 kilonewton meter. What is the maximum bending stress? So maximum bending stress क्या होगी? M/Z. तो M दिया हुआ है 5 kilonewton meter, यानी 10 to the power 6 divided by Z. Z क्या होता है? ये होता है BD स्क्वायर बाई 6, यानी 100 इंटू 200 स्क्वायर बाई 6. तो यानी कितना बन रहा है? अब देखिए 5/4 है ना. सो 5 तो देख लेते हैं इसको. सो 30/4 यानी ये कितना बनेगा? ये हो गया 5 6 30/4, यानी ये जरूर आंसर 75 होगा अगर आप इसको करें. देखो मैं क्या करता हूँ, मैं नंबर देख लेता हूँ. तो 5, देखो सारे नंबर देखो, चारों अलग अलग नंबर है. तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 5 इंटू 6 कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना, तो थोड़ा स्मार्टली करना पड़ता है. सो 5 इंटू 6 30, और नीचे स्क्वायर हो रहा है, तो 30/4 यानी 7.5 आ रहा है. और बाकी सब 10 वन का जुगाड़ है, तो कहीं ना कहीं 75 ये दो नंबर आंसर में आने चाहिए, यानी 75 मेगा पास्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन. बोलता है, रेक्टेंगुलर बीम विद विड्थ ऑफ 150 mm, हाइट ऑफ 300 mm is subjected to a shear force of 20 kilonewton.
व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस? तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितनी होती है? ये होती है 3/2 P अपॉन एरिया, यानी 3/2 P कितना है 20 किलो न्यूटन, यानी 20 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया। एरिया कितना बैठ रहा है हमको? एरिया है हमारा 150 इंटू 300, 150 इंटू 300, यानी देखो ये 2 गया 2 गया 3 गया 3 गया और कितने जीरो? ये 3 जीरो ऊपर से चले गए, है ना। तो क्या बच रहा है? ये बच रहा है 10/15 मेगापास्कल, ठीक है। 10/15 मेगापास्कल यानी 2/3 मेगापास्कल, यानी 2/3 माने 0.66 मेगापास्कल, ठीक है। 1/3 0.33, तो 2/3 यानी 0.66। देखिए बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब देखना पड़ता है, अच्छे से करना पड़ता है। चलो, सो बोलता है स्टील बार 2 मीटर लॉन्ग इज हीटेड फ्रॉम 200 डिग्री टू 220। थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज 1.2 इंटू 10⁻⁻5, 1.2 इंटू 10⁻⁻5, व्हाट इज द चेंज ऑफ द लेंथ ऑफ द बार? तो डेल्टा क्या होता है? ये होता है अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, है ना। तो अल्फा कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी कितना हो रहा है? ये हो रहा है 100 इंटू लेंथ हमको कितनी दी हुई है? ये दी है 2 मीटर, यानी 2 इंटू 10⁻3। देखो कितना आएगा? जरूर 2.4 आएगा। देखो नंबर देखो, ये 10 की पावर -5, इसमें गलतियां होती है, समय भी ज्यादा जाता है। नंबर देखो 1.2 इंटू 2 यानी 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम विद हाइट h विथ b, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I, subjected to a bending moment of m, what is the maximum bending stress? सेम क्वेश्चन है। सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू mi इंटू y, तो my कितना होगा? रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो h/2, है ना। और ये कितना होगा? ये होगा bh³/12, यानी कितना बनना चाहिए? ये बनना चाहिए आपका रेक्टेंगल सेक्शन है ना, I सब्जेक्टेड टू व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। विथ आपको दी हुई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हमें I ही रखना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ठीक है। तो कितना हो गया? mh/2i। देखो ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन लग रहा है, mh/2i। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम विद हाइट h विथ b, क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव काइंड के, मतलब एक ही पेपर में एक ही बात को 2-3 बार 2-3 तरीके से पूछ लिया है। बोलते हैं फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम विद हाइट h विथ b, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I सब्जेक्टेड टू अ शियर फोर्स V, द एवरेज शियर स्ट्रेस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन विल बी। तो एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होती है? एवरेज शियर स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया। मैक्सिमम होती है 3/2 ऑफ एवरेज स्ट्रेस, जो हमने पीछे क्वेश्चन में अभी जस्ट देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट विद डायमीटर d सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क T, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट विल बी। तो टाउ मैक्स कितना होगा? ये होगा T/Z, सो यानी 16T अपॉन πd³। तो 16T अपॉन πd³ यानी A ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम विद मास एंड स्टिफनेस, देन तो ओमेगा n कितना होता है? ये होता है √k/m, स्टिफनेस पर यूनिट मास। लेकिन हमसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी और f से डिनोट किया हुआ है, मतलब ये हर्ट्स वाली पूछी है। तो हर्ट्स में निकालने के लिए रेडियन पर सेकेंड को डिवाइडेड बाई 2π कर दिया जाता है, तो इसका आंसर C बैठेगा। फॉर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल द पॉइजन रेशियो इज 0.25, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू बल्क मॉडुलस। सो E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 न्यू, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हम जानते हैं। सो E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू, यानी 1 - 0.5 हो गया, यानी ये कितना हो गया? ये 0.5, 3K और 0.5 यानी बाई 2 हो गया E। तो हमें किसका रेशियो पूछा है? E/K का पूछा है। तो E/K कितना है? 3/2 यानी 1.5 हो गया, D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if Poisson ratio is 0.5 the material is most likely perfectly incompressible material। Poisson ratio अगर 0.5 होता है तो मतलब क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, यानी इनकम्प्रेसिबल होता है। Which of the following represent the principal stress condition in a 2-dimensional stress system? तो 2-dimensional stress system में प्रिंसिपल स्ट्रेस कंडीशन कब होती है? जहां पे प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन से प्लेन पे होती है? जहां पे shear stress 0 होता है, यानी τ12 को 0 होना पड़ेगा। द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट सिग्मा n
सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 और शेयर स्ट्रेस 0 होती है। ठीक है, देखो प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस, तो एवरेज ही लग रहा है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, यानी करेक्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन क्या बैठा, सी बैठा। क्या बोलता है, फॉर अ प्लेन स्ट्रेस कंडीशन द मोर सर्कल फॉर स्ट्रेस हैज अ डायमीटर। सो डायमीटर, रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है टाउ मैक्स। ठीक है, तो डाया क्या हो गया, 2 टाइम्स टाउ मैक्स, और टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर रूट बाई 2, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डाया अपना सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the maximum and minimum stresses are 100 megapascal and 40 megapascal respectively, the maximum shear stresses, so sigma 1 sigma 2 दिया हुआ है, tau max पूछा है, तो tau max कितना होगा, 100 माइनस 40/2, यानी कितना हो गया, ये हो गया 30 मेगापास्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in Mohr circle if the center is at the stress value 50 and the radius is 20 megapascal, what are the प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, यानी क्या दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है 50 मेगापास्कल। ठीक है, यानी सिग्मा एन यानी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 इज इक्वल टू 50 है, यानी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू 100 है। और आपको रेडियस, रेडियस क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, यानी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू 40 हो गया। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो 2 सिग्मा 1 इज इक्वल टू 70 है, तो सिग्मा 1 कितना हो गया, सिग्मा 1 सॉरी ये 2 सिग्मा 1 इज इक्वल टू 140 हुआ, तो 140 हुआ, तो सिग्मा 1 कितना हो गया, 70। ऑप्शन मैच कराओ, पहला ही ऑप्शन मैच हो रहा है, दूसरे पे जाने की आवश्यकता नहीं है, तो पहला ही करेक्ट आंसर आपका हो गया। इन द मोर सर्कल इफ द रेडियस इज 0, रेडियस 0 है, मतलब मोर सर्कल इज अ पॉइंट, मोर सर्कल इज पॉइंट, अगर मोर सर्कल पॉइंट है, व्हाट डज इट सिग्निफाई अबाउट द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो क्या सिग्निफाई करता है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस को सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम व्हेन वन एंड बिकम्स फ्री। ठीक है, ऑफ द लोड कैरिंग कैपेसिटी व्हेन बोथ साइड आर फिक्स, मतलब दोनों साइड फिक्स है, तो दोनों साइड फिक्स है, तो इस कंडीशन में ऊलर बकलिंग लोड क्या होता है, ये होता है पाई स्क्वायर ई आई मिन अपॉन एल ई स्क्वायर, और एल ई कितना होता है, दोनों एंड फिक्स होते हैं, तो L/2 होता है, यानी ये हो गया L²/4, राइट। जब दोनों एंड फिक्स हैं, अब अगर एक एंड को फ्री कर दिया जाए, एक एंड को फ्री कर दिया जाए, वन एंड बिकम्स फ्री, तो क्या हो जाता है, पाई ई आई मिन और एल ई की जगह पे 2L आ जाता है, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 4L²। दोनों का रेशियो कर लीजिए, कितना आएगा, 16 आएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहे, यानी एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। Which of the following method is convenient for computer programming for analysis of indeterminate computer programming पहुंच गया भाई। अगर आप पढ़ो तो क्या है, स्टिफनेस मैट्रिक्स। देखिए आपने एक चीज पढ़ी होगी सॉम में कि जो स्ट्रेसेस है उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाया जाता है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में क्यों दिखाया जाता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, जब भी आपको बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है तो वो हमेशा मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है। इसलिए क्या यूज करते हैं हम, स्टिफनेस मैट्रिक्स यूज करते हैं। और एंड ऑफ द स्लाइड शो हो गया, मतलब जितने भी क्वेश्चन आए थे फ्लूइड मैकेनिक्स के और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, वो हमारे यहाँ पे डिस्कस हो गए हैं। सो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।